अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 1 का यूनिट नंबर 1 करेंगे, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाउ वी सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम मिस्ट्रीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मिस्ट्रीज़ यानी जो चीज़ आपको समझ नहीं आए उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा। 1826 में चार्ल्स मैसन, जो कि एक ब्रिटिश ट्रेवलर थे, वो डस्टी पंजाब गए थे जहाँ आज पाकिस्तान मौजूद है। उन्होंने नोटिस किया कि एक महल था पत्थरों से बना हुआ, तबाहशुदा, जिसकी दीवारें और टावर्स जो है वो बहुत हाई थे, यानी लंबे लंबे ऊंचे थे। टू हिम इट लुक सिमिलर टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड कैसल्स ऑफ यूरोप। उनके लिए ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे यूरोप के महल। ठीक है, जो पुराने महल थे वो बिल्कुल वैसे ही उसे वहाँ पर भी डस्टी पंजाब में भी लग रहा था। एंड इट सीम नथिंग स्पेशल टू ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर्स। और वो उसे उसमें कुछ खास नहीं लगा। जो ये पत्थर है वो ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर्स ने दोबारा इस्तेमाल किए थे अपने नए रेलवे बनाने के लिए 1850s में। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हाट एविडेंस डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड इन द इंडस वैली। क्या सबूत मिले आर्कियोलॉजिस्ट को इंडस वैली में। ठीक है, अब इंडस रिवर के बारे में बात हो रही है कि इंडस रिवर के बारे में उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया। इंडस रिवर जो है बहता है 3000 किलोमीटर से। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी बहने की? वो शुरू होता है, यानी वो बहना स्टार्ट होता है हाई हिमालय से। हिमालयास की जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ से ये बहता हुआ पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान से फिर अरेबियन सी में ये पानी चला जाता है। इसकी फर्टाइल वैली, यहाँ पे जो वैलीज़ हैं यानी जो पहाड़ों के दरमियान जो इलाके हैं, वो वहाँ पे पानी जब जाता है तो लोग इस पानी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पीने के लिए, धोने के लिए। और जो पुराने फार्मर्स हैं वो इस पानी का इस्तेमाल किस लिए करते थे? ताकि उनकी खेतों को पानी मिल सके। तो ये पानी जो है वो पुराने फार्मर्स अपने खेतों के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, 1920 से आज तक आर्कियोलॉजिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता जब ढूंढना शुरू किया तो उन्हें तकरीबन 1052 पुराने टाउन्स और सिटीज़ मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और जहाँ आज क्या मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है और नर्दर्न इंडिया के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन उन्हें मिली है। ठीक है, वहाँ पे उन्हें सिटीज़ उन्होंने डिस्कवर किए अराउंड। इंडस वैली में आर्कियोलॉजिस्ट को इंडस रिवर तो मिला ही था, साथ ही साथ उन्होंने क्या देखे थे? प्लान सिटीज़ भी देखे थे। ठीक है, दो बड़े शहर उन्हें नज़र आए थे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर। एक हड़प्पा और दूसरे का नाम क्या था? मोइंजोदड़ो था। ये सेटलमेंट्स जो है वो ग्रिड सिस्टम पे बेस करती थी, यानी ऐसा सिस्टम बना हुआ था जैसे रॉस चल रही हों और कॉलम्स चल रहे हों। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में रॉस और कॉलम्स होते हैं, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद था, रोड्स भी बनी हुई थी और सीवरेज का निज़ाम भी मौजूद था। जो रोडें थी, जो सड़कें थी, वो तकरीबन 10 मीटर्स चौड़ी थी, जो हर सेटलमेंट के बीच में बनी हुई थी। और वो इतनी चौड़ी थी कि 2 एलिफेंट्स या 2 बैलगाड़ियाँ उसके वहाँ से गुजर सकती थी एक ही वक्त में। देयर वर ड्रेन्स अलॉन्ग द स्ट्रीट्स, और साथ ही साथ जो है सड़क के साथ साथ जो है ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद था। कुछ सिटीज़ में की दीवारें जो है वो बहुत ऊंची थी और उनमें गेट भी लगे हुए थे। और कुछ सिटी डिस्ट्रिक्ट्स यानी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर मिट्टी से बने हुए टीले थे, यानी माउंट्स कहते हैं। मिट्टी से बने हुए टीले यानी पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ जगह जगह नज़र आ रहे थे, जैसे कि उन्हें एक ऐसा ही मासून ने 1826 में हड़प्पा में भी ऑब्जर्व किया था। ऐसा ही टीला उसे हड़प्पा में भी नज़र आया था। कोई लेकिन डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि ये माउंट्स यानी इन टीलों का, मिट्टी से बने हुए जो छोटे छोटे पहाड़ बने हुए थे, उनका ये इस्तेमाल क्यों करते थे। ज़्यादातर घर जो उन्होंने वहाँ पर देखे वो छोटे थे, लेकिन जो है कुछ बड़े घर भी उन्हें वहाँ नज़र आए जिनमें सहन भी मौजूद थे। हाउसेस के स्मॉल कॉर्नर पे ज़मीन पर जो है वो पेव बना हुआ था, यानी ब्रिक से उन्होंने किनारियाँ बनाई हुई थी जिसमें ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। मैप में आप देख सकते हो कि हड़प्पा जो है वो पंजाब में है और मोइंजोदड़ो जो है वो कहाँ है? सिंध में। और जो ब्लू लाइंस आपको मैप में नज़र आ रही हैं वो रिवर इंडस की हैं। अब हम पढ़ते हैं, व्हाट आर्टिफैक्ट्स डिड आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर इन दिस सीरीज़। क्या पुरानी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या पुरानी चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जो उन्होंने डिस्कवर की हैं इन शहरों के अंदर। आर्कियोलॉजिस्ट ने अनकवर किया है, यानी उन्होंने ढूंढी हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑब्जेक्ट्स, पुराने ऑब्जेक्ट्स ओवर द ईयर्स, जो पुराने वहाँ पर काफ़ी सालों से पड़े हुए थे, जिनमें डाइस यानी छक्के शामिल थे, गेम्स, टॉय कार्ड्स और एनिमल्स जिनमें काऊ डेथ कुड वैगल देयर हेड, जिनमें उनके हिलते हुए सर नज़र आ रहे थे। ये जो टॉय थे ना, जो खिलौने थे, उनमें उनके हिलते हुए सर दिख रहे थे कि वो सर हिला रहे हों। इस तरह के टॉय बने हुए थे। मंकीज़ थे जो कि रस्सियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, ये सारे खिलौने इस तरीके के वहाँ पे मौजूद थे। एंड पुल अलॉन्ग टॉयज़ ऑन व्हील्स, और जो है ऐसी भी चीज़ें थी जिनमें व्हील्स बने हुए थे जिनको खींचा जा रहा था कुछ चीज़ों को व्हील्स के थ्रू। वहाँ पे ज्वेलरीज भी थी जिनमें बैंगल्स और एयर टर्स कहते हैं, यानी इयररिंग्स थे, और डेकोरेटेड पॉट्स भी वहाँ पे उन्हें मिले। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा स्टोन स्टैचू था, यानी पुतला उन्हें नज़र आया विद एन ऑर्नेट हेडबैंड। ऑर्नेट मतलब होता है डेकोरेटेड, जो डेकोरेट किया हुआ था, यानी सर पे जो बांधा हुआ था, उस स्टैचू के सर पे कुछ बंधा हुआ था, डेकोरेशन की हुई थी राउंड राउंड।
यानी जो स्टैचू था उसके सर पे कार्विंग की हुई थी, यानी डिज़ाइनिंग बनाई हुई थी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही पुतला था जैसे इस रीजन में दूसरे थे, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ उनको दूसरे इतने सारे स्टैचू मिले थे वो गोल्ड से बने हुए थे, लेकिन ये सिर्फ एक खास ही था जो गोल्ड से नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये किसी लीडर किंग का है, जो बड़ा किंग होता है ना। प्रिसाइज का मतलब होता है कि जो ओन करता हो, यानी जो लीड करता हो, ठीक है। तो उन्हें लगा कि ये किसी किंग का पुतला हो सकता है। अब जो है उनको मिली तकरीबन वहाँ से 3500 स्मॉल सील्स, यानी छोटे छोटे टुकड़े मिले जिनमें तस्वीरें बनी हुई थी एनिमल्स की, ठीक है। तस्वीरें बनाई गई थी और उनमें कौन से एनिमल्स की तस्वीरें उन्हें नज़र आई? एलिफेंट्स की, डायनासोर्स की, टाइगर्स की, फ़िश ईटिंग क्रोकोडाइल्स की, यानी ऐसे क्रोकोडाइल्स की तस्वीरें बनी हुई थी जो फ़िश को खा रहे थे। साथ ही साथ उन्हें इन सील्स पे पीपल ट्री के भी ड्राइंग्स मिली थी, ठीक है। वो उस पर ड्रॉ किया हुआ था। देयर वर ऑल्सो सम काइंड ऑफ राइटिंग ओवर 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स और लेटर्स, और ऐसी सील्स भी थी जिनमें तकरीबन उन्होंने गिना तो उन्हें 400 टाइप्स के जो है वो सिंबल्स और लेटर्स नज़र आए, जिन्हें ट्रांसलेट करना अभी तक तो वो चीज़ें ट्रांसलेट नहीं कर सकता, यानी ये लैंग्वेज किसी को भी नहीं आती है। द पॉ प्रिंट्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स के पंजों के निशान हैं वो भी प्रिजर्व कर लिए गए थे मिट्टी में। साथ ही साथ जो और क्या चीज़ें प्रिजर्व की थी? एनिमल्स के बोन्स भी, सी शेल्स भी, और जो है जो बीज होते हैं फ्रूट में से निकलते हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखा गया था। ये क्यों हो सकता है कि ये क्यों प्रिजर्व किया होगा उन लोगों ने? ताकि लोगों को आगे नॉलेज मिल सके, क्योंकि पहले बुक्स वगैरह तो थी नहीं, तो जो चीज़ मिलती थी उसको नाम देने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनके पास प्रूफ होगा ना। तो इसीलिए वो फॉर एजुकेशन के पर्पज़ के लिए हो सकता है कि इनको प्रिजर्व करके रखते हों, ताकि वो बता सकें ये चीज़ कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। अच्छा, कोई भी उन्हें वहाँ पे कॉइन्स और मनी तो नहीं मिले। जो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे गए थे उन्हें ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आई। हाउ वर पीपल ब्यूरीड, लोगों को किस तरह दफनाया जाता था? आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर इंडिविजुअल ग्रेव्स वेयर पीपल वर ब्यूरीड विद क्ले पॉट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने को मिली हैं वहाँ पे ऐसी कब्रें जो, अगर एक एक कब्र उन्हें नज़र आ रही है, अगर उन्होंने देखी है, अगर एक कब्र में एक बंदा दफनाया गया है तो साथ साथ उसमें उसने क्या मिला था? उस कब्र के साथ क्ले पॉट्स भी पड़े हुए थे, क्ले फिगर्स यानी पुतले पड़े हुए थे, और बीट्स यानी मोती वगैरह भी उन्हें वहाँ से मिले हैं। जो सिटी है मोहनजोदड़ो का, वहाँ पर एक जगह पे 40 स्केलेटन्स मिले हैं, यानी 40 डेड बॉडीज़ के स्केलेटन वहाँ पे मिले थे एक ही जगह पे। हो सकता है इसी वजह से यहाँ का नाम, इसका नाम मोहनजोदड़ो पड़ा हो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? माउंट ऑफ डेड मैन, यानी जो इतने सारे, जो एक ही बंदे, इतने सारे बंदे जब एक साथ दफना दिए जाते हैं तो एक पहाड़ जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मोहनजोदड़ो पड़ा, इस इलाके का नाम जहाँ पे 40 से ज़्यादा स्केलेटन एक ही जगह पे पाए गए। वेरी फ्यू वेपन्स हैव बीन फाउंड इन एनी ऑफ द सेटलमेंट्स एंड सिटीज सीम टू हैव रिमेन्स मच द सेम फॉर मैनी सेंचुरीज। बहुत कम वेपन्स मिले हैं थे इस इलाके से, यानी औजार जो थे वो बहुत कम मिले थे, जिसका मतलब ये होता है कि काफ़ी अरसे से जो है वो इसी का इस्तेमाल कर रहे थे। जो औजार उन्हें जो थोड़े बहुत मिले थे उनमें कोई चेंज उन्हें नज़र नहीं आया। ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं है तो ज़्यादा चेंज आया नहीं होगा, लोगों ने ज़्यादा चीज़ें बनाई नहीं होगी, ज़्यादा वेपन्स को डिस्कवर नहीं किया होगा, ज़्यादा वेपन्स को इन्वेंट नहीं किया होगा। अच्छा, विद न्यू ब्रिक्स बिल्डिंग्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड वंस, नई जो बिल्डिंग्स थी वो पुराने घरों के साथ ही बना दी गई थी, ऐसा लग रहा था। यानी नीचे पुराने घर लग रहे थे और ऊपर नई बिल्डिंग्स लग रही थी। जो नई बिल्डिंग की ऊंचाई थी वो कितनी थी? 7 मीटर्स हाई थी, और जिसकी फाउंडेशन जो है वो ओल्ड ब्रिक हाउस पे रख दी गई थी। यानी जो पुराने घर बने हुए थे उसके ऊपर ही नए घर बना दिए गए थे, जिसकी ऊंचाई तकरीबन उन्होंने कितनी रखी हुई थी? 7 मीटर्स ऊंची रखी हुई थी। जब 200 साल गुजरने के साथ साथ पीपल सीम टू हैव स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़ इन द इंडस वैली। अच्छा, वक्त के साथ साथ जो क्या होता गया, 200 साल गुजर गए, लोगों ने वहाँ पर रहना बंद कर दिया था इंडस वैली में, और जो वैल्यूबल्स, जो कीमती चीज़ें थी वो वहीं दफन होकर रह गई, यानी ज़मीन के नीचे दब गई। हाउएवर फार्मर्स कंटिन्यू ग्रोइंग क्रॉप्स आउटसाइड द सिटी, लेकिन जो है फार्मर्स फिर भी जो है वहाँ पर सिटी से बाहर अपनी फार्मिंग करते थे, यानी अनाज उगा रहे थे। यूज़ ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, वो क्या इस्तेमाल करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए? कौन सा मटेरियल यूज़ इस्तेमाल करते थे? पत्थर का इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि इंडस वैली के जो लोग हैं वो क्या इस्तेमाल करते थे? पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और वो पत्थर किस तरह बनाते थे, वो किस तरह उसको शेप देते थे? वो मिट्टी भरते थे और क्ले भरते थे, चिकनी मिट्टी, और साथ ही पानी डालते थे और उसको एक वुडन मोल्ड्स में डालते थे, जिस तरह एक शेप बन जाए, ठीक है। तो उसमें भर देते थे, फिर उसको जो है सन में या भट्टी में सुखाते थे ताकि वो अपनी शेप ले लें। फिर ये क्या करते थे? द स्मॉल पेव्ड एरिया इन द फ्लोर ऑफ हाउसेस, जो एक स्मॉल एरिया था जो घर का बना हुआ था, उसमें किनारियाँ बनी हुई थी, ठीक है। और उसमें एक तरह का ऐसा लग रहा था जैसे कि शॉवर ट्रे हो, जिसमें ये लोग पानी भरते थे और उस पानी को वो लोग धोने के लिए, चीज़ें वगैरह और गंदगी वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन साथ ही उसके क्या बना हुआ था? ड्रेनेज सिस्टम भी बना हुआ था। जो बड़े शहर थे वहाँ पर तकरीबन 80,000 लोग रहते थे।
सील्स फॉर ट्रेड, आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि जो तस्वीरें बनी हुई थी सील्स पे एनिमल्स की और जो दूसरी चीज़ों की, तो हो सकता है कि ये सील्स जो है वो ट्रेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होती हों, यानी जो चीज़ें उन्हें मिली थी उस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, तो वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है लोग तिजारत करते हों तो ये चीज़ें एक दूसरे को देख के जो है चीज़ें बाय कर लेते हों, ख़रीद लेते हों या बेचते हों। और ये भी हो सकता है कि ये तस्वीरें जो है इसलिए ये सिंबल इसमें इसलिए हो ताकि कि टैक्स दे दिया गया है, ये भी हो सकता है। द फैक्ट दैट नो कॉइनेज हैज़ बीन फाउंड, ये इस वजह से उन्हें लग रहा था क्योंकि उन्हें वहाँ पे कोई दूसरे कॉइन तो मिले नहीं, और ये सील्स इन्होंने मिले तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यही हो सकता है कि मनी के तौर पर इस्तेमाल होते हों। ठीक है, और या तो फिर ये हो सकता है कि वो लोग जो है वो एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हों, यानी एक चीज़ आप मुझे दो तो मैं आपको उसके बदले दूसरी चीज़ दे दूँ, तो हो सकता है इस तरह भी वो लोग ट्रेडिंग करते हों। अब हम पढ़ते हैं द ग्रेट स्टोन स्टैचू के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लेम किया है कि जो उन्हें जो किंग के पुतले मिले हैं उनमें उनके सर पे जो एक पट्टी नज़र आ रही है हेड बैंड्स की, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उस इलाके में दूसरी लोगों की बनी हुई थी। ठीक है, तो वो अंदाज़ा लगा रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट के हो सकता है कि इंडस वैली के लोगों को गोल्ड को मेल्ट करना आता हो और उससे चीज़ें बनाने आती हों, क्योंकि वो गोल्ड से बना हुआ था, तो कोई भी चीज़ कोई भी डेकोरेटिव चीज़ कब बनेगी जब उसको इस्तेमाल करना आता होगा ना, तो गोल्ड को मेल्ट करके ही उससे जो है वो उसको शेप दी जा सकती है। तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इन लोगों को, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें इसके से बनाने का यानी इसे डेकोरेशन करनी आती होगी और गोल्ड को मेल्ट करना उन्हें आता होगा। रिलीजियस सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। रिलीजियस सिंबल के बारे में यहाँ पे पीपल ट्री के बारे में बात हो रही है। पीपल ट्री की चीज़ें से बनी हुई चीज़ें उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे मिली हैं, और उनका अंदाज़ा ये है आर्कियोलॉजिस्ट का कि पीपल ट्री को वो लोग अपना एज अ होली सिंबल मानते होंगे, क्योंकि आज भी जो है वो पीपल ट्री होली सिंबल है किसका, बुद्धिस्ट का और हिंदूज़ का। क्लाइमेट के बारे में बात कर लो तो आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि वहाँ का वेदर जो है, मौसम जो है वो बहुत गर्म था इंडस वैली का, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अपना टाइम बाहर गुजारते थे। जो अमीर फैमिलियाँ थीं उनके कोटिया यानी उनके सहन बने हुए थे, तो बच्चे वहाँ पर टॉयज़ और अपने पेट से खेलते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो अपनी छतों पर जाते थे, और जहाँ पर उन्हें जो छतें हैं वहाँ पर कमरे नज़र आ रहे थे, एक एक्स्ट्रा रूम बना हुआ था, हो सकता है कि वो वहाँ पर रात के टाइम जाते हों ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। एनिमल्स के फुटप्रिंट जो है वो मड में मिले थे उन्हें, साथ ही साथ टॉय एनिमल्स भी मिले थे और कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, तस्वीरें भी मिली हैं सील्स पे, जिससे प्रूव होता है कि इंडस वैली जो है वो फार्मिंग करते थे, यानी जानवरों को पालते थे और जो है उनको एज अ पेट रखते थे, यानी अपने पास रखते थे और उनका मीट भी खाते थे। अब हम पढ़ते हैं वाई डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड, क्यों जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, क्या हुआ था वहाँ पर। थ्योरी ए में आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाज़ा लगाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हो सकता है कि बाहर से किसी ने हमला कर दिया हो, जैसे कि आर्यंस ने, क्योंकि उन्हें जो कब्रें मिली हैं वो उनमें एक साथ इतने सारे स्केलेटन हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि जंग हुई होगी जिसके नतीजे में इतनी मौत हुई होंगी। ठीक है, और उन्हें एक जगह पे इतनी सारी कब्रों का मिलना या डेड बॉडीज़ का मिलने से क्या अंदाज़ा होता है कि किसी ने उन्हें एक साथ ही मार दिया होगा। ठीक है, और इन्होंने ये भी देखा वहाँ पर कि बहुत कीमती चीज़ें उन्हें ज़मीन के नीचे से मिली हैं। हो सकता है जब लोग यहाँ से जा रहे हों, इस शहर को छोड़ के जा रहे हों, तो उन्होंने अपनी कीमती चीज़ें जो है ज़मीन के नीचे दफना दी हों, ताकि जो लूटर्स हैं, जो चोर हैं, उन्हें चुरा ना लें, और जब वो यहाँ पर वापस आएँ तो उन्हें वो चीज़ें वापस मिल जाएँ। फर्दरमोर इन हिंदूज़ एंशिएंट पोएम, अच्छा पुरानी हिंदू पोएम्स के अंदर जो है रेफरेंस मिलते हैं कि फॉरेन इन्वेडर्स आए थे 1500 BC में, जहाँ जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे शहर में डिक्लाइन आया हो, यानी ज़वाल आया हो। बट देयर वर फ्यू वेपन्स ऑफ एविडेंस ऑफ वायलेंस, लेकिन जो है कोई ऐसे वेपन्स नहीं मिले जिससे ऐसा लगे कि जो है लोगों को मारा गया हो। ठीक है, तो वो ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सिंबल नहीं मिला, यानी कोई फाइटिंग औजार नहीं उन्हें नज़र आया उस इलाके में। लेकिन फिर इतनी सारी कब्रें एक साथ एक ही जगह पे किस तरह से मिल सकती हैं, तो वो ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई बीमारी फैल गई हो, कोई वबा आ गई हो, जिसकी वजह से एक साथ ही काफ़ी लोगों की मौत हो गई हो और उन्हें दफनाना पड़ गया हो एक ही जगह पे इतनी सारी डेड बॉडीज़ मिलने का, ये भी रीज़न हो सकता है। थ्योरी बी में बात हो रही है द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद एंशिएंट मेसोपोटामिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है तिजारत करती थी, पुराने लोग थे, वो मेसोपोटामिया थे, उनके साथ। इन अराउंड 1900 BC ट्रेड वॉज डिस्टर्बटेड बिकॉज मेसोपोटामिया वॉज इन्वॉल्व इन वार्स, और ये तिजारत, ये जो लेन देन है वो तब ख़त्म हो जाता है 1900 BC में, जब मेसोपोटामिया जो है वो जंग में अपना टाइम लगा देती थी, अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, तो ये तिजारत जो है वो क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। दिस वॉज अराउंड द सेम टाइम एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन, और जब मेसोपोटामिया के लोग लड़ाई या जंग कर रहे थे उसी दौरान ही हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग पीरियड शुरू हुआ हो। परहैप्स द सिविलाइजेशन एंडेड बिकॉज ऑफ द दिस कम्प्लीटली ट्रेड स्टॉप, हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन इसलिए ख़त्म हो गई हो क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, यानी रुक गई थी। थ्योरी सी में बात हो रही है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि हो सकता है कि यहाँ के क्लाइमेट में तब्दीली आ गई हो। द इंडस रिवर एंड द इंपॉर्टेंट रिवर नियर बाय मे हैव चेंज देयर कोर्सेज, हो सकता है जो यहाँ पे दरिया जो निकल के आ रहे थे, इस इलाके से गुजर रहे थे, उनका रुख तब्दील हो गया हो। देयर में ऑल्सो हैव बीन अर्थक्वेक्स, हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो जलजला आया हो।
दिस मीन दैट द पीपल लिविंग इन सिटीज़ क्लोज टू दीज रिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो इन शहरों में रहते थे वो दरिया के बिल्कुल करीब थे, कुड नो लॉन्गर येट गेट वाटर, और उन्हें पानी नहीं मिल पाया। ठीक है, क्योंकि रिवर्स का रुख तब्दील हो गया था, उन्हें पानी नहीं मिल पाया, तो इसीलिए ये सेटलमेंट जो है अबेंडेंड हो गई, यानी तबाह हो गई। बट फार्मर्स कैरीड ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स, लेकिन फार्मर्स फिर भी जो है वो अनाज उगा रहे थे इस शहरों के बाहर, शहर के बाहर भी वो अनाज उगा रहे थे। ठीक है, कंट्री साइड आउटसाइड द सेटलमेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे सिटीज़ हैव बीन अबेंडेंड। हालांकि शहर जो है तबाह हो गए थे, लेकिन किसान जो थे वहाँ के, उन्होंने वहाँ पे अनाज उगाना नहीं छोड़ा, वो सिटी से बाहर अनाज उगा रहे थे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।